लेकिन कह नहीं पा रहा। तो आई एम ग्रेटफुल टू ज़ीशान रफ़ीक साहब, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट, जनाब लीडर ऑफ ऑपोजिशन मलिक अहमद खान भच्चर साहब, वेरी काइंड ऑफ बोथ ऑफ दिस जेंटलमैन एंड द होल हाउस कि आपने ये मेरे देखने में ये पहला वाक़या है, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं जिनमें हम खड़े बात कर रहे हैं, और जिन हालात में हम आज तारीख को देख रहे हैं, इसमें हर पाकिस्तानी अपने जज्बात रखता है और उन जज्बात के इजहार का पंजाब असम्बली से बेहतर, पंजाब असम्बली से मुअस्सर और पंजाब असम्बली से ज़्यादा मीनिंगफुल कोई और फोरम हो नहीं सकता। सो मैं इस पूरे ऐवान का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात की इब्तिदा इस एक नुक्ते से करूँगा कि अक़वाम आलम की ज़िंदगी में ये मौके जिनमें इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए कि खौफ के साए मंडलाने लगे, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी दांव पे लग जाए, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जब जो कहा जा रहा है उन अल्फाज के मायने तलाश करने की कोशिश अगर की जाए तो फिर यह देखना पड़ता है कि किस सूरत हाल में ये कैफियत पैदा हुई कि एक जमात या एक गिरोह या एक मुल्क अपना जंगी जुनून सवार करे, और उसका मकसद क्या हो। पहले आपने अहाता करने उन हालात का। बहाना किस चीज़ को बनाया गया है? दहशतगर्दी को। मैं आपके सामने ये मुकदमा रखता हूँ कि जो दहशतगर्दी को बहाना बनाकर बात की गई है, उसकी वजह यह बयान की गई कि पहलगाम के अंदर हिंदुस्तान में दहशतगर्दों ने 25 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हिंदुस्तान के इस इल्जाम के बाद कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई, ये बात पाकिस्तान की तरफ से कहना कि अगर इसके कोई सबूत हैं तो दें, ये एक स्टैंड अलोन वाकया नहीं था। इसको स्टैंड अलोन कहना ज्यादती होगी। अगर हम ये कहें कि ये अपने तौर पर एक वाकया पेश आया तो ये बिल्कुल गलत होगा। दहशतगर्दी एक तसलसल का नाम है। दहशतगर्दी बार बार हो रही है। दहशतगर्दी की भींट हमारे पाकिस्तानी बड़ी तवातर से चढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी की भींट 1 लाख से ज्यादा अफराद पाकिस्तान के सिविलियन, फौजी, पुलिसमैन, स्टूडेंट्स, बच्चे स्कूलों में, एपीएस के बच्चे आपके सामने हैं, मदारिस, खानकाहें, मसाजिद, अदालतें, हस्पताल। वो तफसील जब मेरे पास आई तो 1 लाख के लगभग करीब अफराद हैं, जिनमें 37,000 से ज्यादा सिविलियन हैं, जिनमें अफवाज के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, जिनमें सिपाही हैं, पुलिसमैन हैं। अब मैं ये पूछता हूं कि ये अगर 2 दिहाइयों में आप इन कार्रवाइयों का अहाता करें कि 1 साल के अंदर कितनी कार्रवाइयां दहशतगर्दी की जैसा पहलगाम में हुआ है, इस तरह की कितनी कार्रवाइयां पाकिस्तान में हुई हैं, तो जनाब स्पीकर मैं आपके सामने एक तफसील रखता हूं। 2010 तक की तफसील, 2010 से लेकर 2020 तक की तफसील, और इस साल के अंदर और पिछले साल के अंदर मैं आपको इन दहशतगर्दी के वाकयात जिनकी पाकिस्तान भींट चढ़ा, मैं वो आपके सामने रखता हूं। पिछले साल से इस साल 400 ज्यादा हमले हुए हैं। अभी हम मई में बैठे हैं। हम करने वाले कौन हैं? मेरे वेस्टर्न बॉर्डर से नीचे उतरते हैं, उनमें से लोगों को पकड़ा जाता है। जिनको पकड़ा जाता है उनकी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो सामने सबूत आते हैं
कि ये हॉस्टाइल एजेंसीज के लोग, अब मैं नाम ले से नहीं कतराता, अब मैं ये बात कहते हुए किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म की परवाह नहीं करूंगा, आज मुझे ये बात खुलकर कहनी है। ये सबूत मिलता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा बदनामे जमाना रा यहां के गुमराह लोगों को, वहां के उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर अपने किसी एजेंडे पर हैं, उनको वहां से खरीदती है, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर से ख्वारिज निकले, चाहे वो BLA के वो पेड लोग निकले जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। ये पहलगाम जैसे 600 हमला, पहलगाम जैसा हमला, मेरे एक रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए अफराद में से ये सबूत सामने आते हैं कि इनको पैसे कौन दे रहा है। वो कौन से अकाउंट्स हैं जो यूरोप में बैठे हुए कुछ सियासी जमातों के वो लोग जो पाकिस्तान के वजूद के इनकारी हैं, जिनकी सियासत का खात्मा इस बात पर है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी और पाकिस्तान की आपस में वो पाकिस्तान के वजूद के मुनकर हैं। वो लोग वहां बैठकर इस तरह की फंडिंग्स करते हैं, इस तरह की पैसे भेजकर लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे पैसे देकर बम ब्लास्ट कराते हैं। एक नहीं, पहलगाम जैसे वाकयात की एक पूरी तफसील है जिसमें यह सबूत मौजूद हैं जो अक़वाम आलम के सामने डिप्लोमेटिक फोरम्स में डोजियर्स के जरिए, कलभूषणों की गिरफ्तारी के जरिए, जेहलम में गिरफ्तार किए गए अफराद के जरिए पाकिस्तान की रियासत में आज आई विल नॉट गेट मायोपिक हियर, मैं किसी तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग की बात नहीं करूंगा, यह मुद्दा उससे बड़ा है। मैं किसी हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे यह कहूंगा कि वो डोजियर्स, जिसकी भी गवर्नमेंट थी, वो डोजियर्स जाते रहे, हम बताते रहे कि हमारे मुल्क में हिंदुस्तान दरअंदाजी कर रहा है। और आज जब वो पहलगाम का नाम लेकर मेरे पे हमला करता है तो रियासत पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान की अवाम ये मुतालबा करने में हक बजानिब थे कि अगर आपके पास कोई एक आयोटा ऑफ एविडेंस है, एक सबूत है, तो आप सामने लेकर आए और बताएं कि वो कौन सा सबूत है जिसकी बुनियाद पर आप ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप जंग की धमकी दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप ये भी एहसास नहीं कर रहे कि ये दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बताया जाता था कि हमारी वॉरफेयर में सुपरियोरिटी है, उनको ये बताया जाता था हमारे नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल इतने ज्यादा हैं, उनको बताया जाता था हमारे टैंक इतने ज्यादा हैं, उनको बताया जाता था हमारी सलाहियत जो कि फजाइया के मुतल्लिक है इतनी ज्यादा है, उनको बताया जाता था कि हमारी मईशत पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है। और एक थ्रेशोल्ड होता है, आप न्यूक्लियर की बात की परवाह न करें, यह थ्रेशोल्ड होता है कि कब वो क्रॉस होगा, और वो थ्रेशोल्ड से पहले एक कन्वेंशनल वॉर होती है। और पाकिस्तान को हम इतने दिनों में, और दिन बताए जाते थे नंबर करके कि इतने दिनों पे हम इनको कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम इनको स्ट्राइक डाउन करेंगे। ये तफसील थी हिंदुस्तान में, उनकी दिनों की तफसील थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जब ये जंग छिड़ेगी तो कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते हमारी मईशत और न्यूमेरिकली कितनी हमारे पास साजो सामान है, वो गिनती गिनते थे अपने बनिए के हिसाब से। ये गिनती गिनी जाती थी, वहां पर सबूत नहीं दिया जाता था, मांगा गया बार बार। फिर यकतरफा तौर पे सिंतास मुआहिदा, ये मजाक है। सिंतास मुआहिदा क्या है? ये बायलैटरल अरेंजमेंट है। मेरे मगरबी दरिया मुझे दिए गए, मेरे मशरकी दरिया सिंतास मुआहिदे में हिंदुस्तान को दिए गए। किन हालात में दिए गए, ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे सफर कराता हूं। जो यहां पर सीनियर्स बैठे हैं, जिनमें राणा मोहम्मद इकबाल साहब, मंशौल्ला भट्ट साहब, मोहतरमा ज़किया शाह नवाज साहिबा, ये लोग आपको तारीख बता सकते हैं कि 1948 में, 49 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में पानी की बुनियाद पर हर साल पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग के दहाने पे पहुंचता था। तब यह सोचा गया कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, रोज एक कनाल बंद, रोज एक
डिस्ट्रीब्यूटरी बंद, रोज एक बराज को बंद कर देगा कोई, तो ये जंग इनएविटेबल हो जाएगी, लड़ी जाएगी ये जंग। तो आप इसमें बैठे, बातचीत की और तय किया, उसकी क्लॉजेस के अंदर लिखा कि दिस इज इररिवोकेबल, खत्म नहीं हो सकता ये, इसकी रिवोकेबिलिटी को रजिस्टर किया गया। जो सालिस बीच में बिठाए गए, उन्होंने देखा कि इनके मामलात इतने संगीन हैं, इसके अंदर से ये क्लॉज खत्म कर दें कि कोई एक फ्रीक भी सिंतास मुआहदे को, इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली टर्मिनेट कर सकता है। ये बात इस्टेब्लिश की गई, लिखा गया, ग्रेंटोर्स ने साइन किया कि जो 3 दरिया बांट दिए गए, ये अब आपका शेर है। 80% ऑफ द वेस्टर्न वाटर मेरे पास आया। वो दरिया 80% पानी रखते थे, 20% मुझसे लिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान में उनकी पानी की जिंदगी पूरी करने के लिए चाइना के साथ शेड ब्रह्मपुत्र का 38% उनके पास था। उस वेस्टर्न फ्लो को मेरे तक सिर्फ रन ऑफ द रिवर वाटर को रोकने की एक बात जो थी कि कितनी हद तक रोक सकते हैं वो रोक सकते हैं, और बाकी फ्लो ऑफ द वाटर डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। उस मायदे को मुअत्तल कर दिया, ये जाने सोचे बगैर कि वो जो जनेवा कन्वेंशन है वो ट्रीटीज पे पाबंद करता है। जनाब स्पीकर, वो कहता है कि जब 2 ममालिक आपस में कोई मुआहदा लिख लेंगे, वो किन असूलों के तहत लिखा जाएगा। ये दुनिया चंद असूलों पर चल रही है। आप जानते हैं कि कुछ अहकाम इलाही हैं, इसकी तफसील मैं ऐसे बयान कर सकता हूं कि कुछ हकूकुल आबाद हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स क्रिएशन ऑफ अ मैन है। मैंने और आपने सोचा कि कैसे वो हकूक जिनको हम इंसानी तस्वर करेंगे, जिनके अंदर मैं और आप चार्टर लिखते हैं कि ये हकूक कभी वायलेट नहीं होंगे, उनमें बेशुमार लोगों के राइट्स आ जाते हैं। वो राइट्स किसी बिब्लिकल कुरानिक स्क्रिप्चर में नहीं आते, उनके अंदर कुछ मोरालिटीज के इश्यूज भी होते हैं। सो इंसान अपनी तख्लीक करता है, इसी बुनियाद पर उसने तख्लीक किया कि जब 2 कुछ हरीफ ममालिक आपस में बैठकर बात करेंगे और ट्रीटी साइन करेंगे, वो ट्रीटी की सैंक्टिटी क्या होगी, वो ट्रीटी किस अंदाज में आगे चलाई जा सकेगी, उस ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन क्या होगी। वाटर इज लाइफ फॉर मी। जनाब स्पीकर, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि यूनिलैटरली ना आप उसको अबेंस में रख सकते हैं, ना आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ना उसको आप किसी और तरीके से सस्पेंड कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज की जा सकती है, मैं इस पूरे ऐवान के सामने ये बात रखूंगा, अगर कोई एक चीज की जा सकती है तो वो उसकी रीनेगोशिएशन है। दैट अगेन इन कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज दैट दे अग्री टू सिट एंड टॉक ऑन इट। अदरवाइज यूनिलैटरली उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान वो मुआहदा मुअत्तल करता है जो कर नहीं सकता। सो एक पहलगाम का इल्जाम, एक जो 70 साल से जिसने टाइम एंड टेस्ट्स को पास किया, 65 की जंग हुई, सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं हुआ। 71 की जंग हुई, सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर वैसे मौजूद रहा। ड्यूरिंग वॉर हमारे इंडस वाटर कमिश्नर्स मिलते रहे, उनकी बातचीत होती रही, क्योंकि दुनिया जानती थी कि लाइफ इज रिलेटेड टू वाटर। सिविलाइजेशंस दरियाओं के किनारे आबाद होती हैं, किसी का पानी छीनना इससे बदतर एक्ट ऑफ वॉर कोई हो नहीं सकता। सो यस, वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। यस, वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। द मिसाइल्स हैव बीन स्टॉप्ड, रोक दिए गए हैं। These firing ranges have been stopped, रोक दिए हैं। अच्छा किया है। इंसानियत की कदर होनी चाहिए, इंसानी जिंदगी की कदर होनी चाहिए। ये पानी मेरी जिंदगी है जनाब स्पीकर। मुमकिन नहीं है कि इसको कोई यूनिलैटरली मुझसे छीन ले। और मैं आगे चलकर आपसे यह दरख्वास्त करता हूं जनाब स्पीकर, जब वो मिसाइल्स चले, आपके शहर भावलपुर पे आया वो मिसाइल, मैंने आपके पास वो भी वीडियो देखी। मैं अपनी नाइविटी पर नादिम हूं कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी जो आपके पास थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज डिजिटल मीडिया इज कन्वेइंग द मैसेज इन अ वेरी रैपिड वे। इट्स अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। मैं नहीं देख सका कि बरसती आग में, रक्स बिस्मिल में, तड़पती लाशों में
भावलपुर में, आपके शहर में, ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी। जनाब स्पीकर, मैं कहां से ये जज्बा किसी और जगह देखूंगा? मैं नहीं देख सकता। मेरी आपसे और मलिक साहब, सिर्फ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि जब चौथा मिसाइल दागा गया तो बहावलपुर की आवाम ने नारे तकबीर पढ़ के उसको रिसीव किया। जब चौथा मिसाइल दागा गया बहावलपुर के, ये जज्बा था बहावलपुर का जी। मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये सिलसिला जब आपने खुद अपनी आंखों से देखा, आप वहां के रहने वाले, आपके घर से चंद कदम के फासले पे है, तो मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई। नो, दिस इज द थर्ड पॉइंट हियर। मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई अनप्रोवोक्ड। मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई एक ऐसे एलिगेशन पर जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया के सामने अगर आप सब जानते हैं, सब जूरिस्प्रूडेंस से वाकिफ हैं, इधर ऑन दिस साइड ऑफ द बेंच, एवरीबडी नोज, जब भी कोई मुकदमा आप किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लेते हैं तो उस मुकदमे की बुनियादी बात यह होती है, उसकी रेशियो डिसाइडेंडी ये होती है, वो इस बुनियाद पर फैसला हो सकता है कि हाउ कॉन्क्रीट इट इज। आपको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट किसी मुकदमे अदालत में लेकर चले जाएं, उसकी बुनियाद पर सजा नहीं होती, उस पर कहते हैं बात साइड पे कर दो। कोई कॉन्क्रीट बात, हम कह रहे थे कॉन्क्रीट भी नहीं, गिव अस एनी आयोटा, कहीं से कोई एक छोटा सा नुक्ता बता दें कि दहशतगर्दी में वो लोग जो 1 लाख के करीब शहादतें दे चुके हों, 150 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी का नुकसान बर्दाश्त कर सके हो, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? हाउ कैन दे बी टेररिस्ट? अब ये जो इंटरेस्ट हैं लोगों के, उनका कोई भी नेचर हो, किसी भी मुफाद से लेकर आए, किसी भी तरीके से वो आकर अपना मुद्दा पेश करें, लेकिन कोई सबूत तो दें। अब ये तीसरी ब्रीच है आपकी, और यहां से एक नई कहानी का आगाज होता है। जनाब स्पीकर, टाइम ने देखा है, वक्त ने साबित किया है, हमने इस दौर में अपनी इस पॉलिटिकल लाइफ में, अब मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ पिछली 2-3 दिहाइयों के अंदर रखूंगा, पीछे नहीं लेके जाऊंगा, जो आप सबके मुशाहिदे में होगी। जब इंटरनेशनल प्रेशर्स आते हैं, लीडरशिप्स कम करती हैं, लीडरशिप्स झुक जाती हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स की मसलतें होती हैं, लीडरशिप्स बात को सुन लेती हैं, उस वक्त उनके नजदीक कोई एक नुक्ता होता है। मैं तारीख में किए गए 2 फैसलों की शहादत दे सकता हूं। एक फैसला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का था, और उस फैसले में भी एक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। दूसरा फैसला मियां नवाज शरीफ का था, जब अपनी एटमी सलाहियत को साबित किया गया कि यह एटमी सलाहियत का मुल्क है और इसके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। तीसरा फैसला पिछला दौर था जब अभिनंदन पकड़ा, मैं उस हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तानियत का मुजाहिरा किया, जंग लड़ी, जीते। और आज मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के तदब्बर को सलाम करता हूं, उस रिस्ट्रेंट को सलाम करता हूं, मैं उस लीडरशिप को, जनरल आसिम मुनीर के एक अनरिजॉल्व, एक मुसम्मम इरादे को, और उसकी एयर चीफ की, नेवल चीफ की, इन सब की उस कमिटमेंट को, कौमी सलामती कमेटी की रिस्ट्रेंट को और कमिटमेंट को, कि 2 दिन अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, कहा, मैं DGISPR के कोट अनकोट इन हिज वर्ड्स, कि आप ये मत करें जो कर रहे हैं, आप रोकें, इस एस्केलेशन को रोकें, इस जंगी जुनून को रोकें। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नतीजे में जो जवाब हम देंगे वो इतना कारी होगा, वो ज़र्ब इतनी सख्त होगी कि सोए राख और धुएं के पीछे कुछ नहीं बचेगा। और मैंने आज तक कॉल क्लेम सुने हैं, मैंने दावे सुने हैं
पॉलिटिशियंस के सुने हैं, मिलिट्री लीडरशिप्स के सुने हैं। मैंने तारीख में ये मौके इनकी इनकी मैंने तारीख जांचने की कोशिश की है जनाब स्पीकर। जंगों में जो पहला कत्ल होता है वो हक और सच का कत्ल होता है, लेकिन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड व्हाट आर मिलिट्री क्लेम्ड। जो DGI SPR ने कहा 4 घंटे के अंदर अंदर साबित भी कर दिया, विदिन 4 आवर्स। आज इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट करके बता रहा है दैट हु अप्रोच फॉर द सीज फायर। वो ज़र्ब इतनी काजी थी, वो जो DGI SPR ने कहा था वो ज़र्ब इतनी कारी थी कि सीज फायर मांगना पड़ा। वी आर फॉर द पीस। हम कह रहे हैं कि अमन से आगे की बात कोई नहीं। मैं तो इस ख्याल का हामी आदमी हूं कि रीजनल डायलॉग्स होने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि खित्ते तरक्की करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि तजारतें हों, मैं तो चाहता हूं कि राहदारियां खुलें, मैं तो चाहता हूं कि ममालिक आपस में बातचीत करें, डायलॉग के जरिए हल करें। सेनर एलिमेंट शुड प्रिवेल। वो जो मखबूतुल हवास, जंगी जनून का शिकार कोई भी शख्स खित्ते के अमन को अपनी हेजमनी के जरिए खत्म करना चाहता है, कोई छोटा जुर्म नहीं है। और फिर जनाब स्पीकर, मैं इस तफसील में भी आपको जरूर आज लेकर जाऊंगा कि ये जो वक्त था कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला करना था, उस वक्त क्या क्या प्रेशर्स थे, कौन से ममालिक सफारती अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे कि यह खिता जंग से पीछे जाए। जंग तो शुरू हो गई थी, एस्केलेशन हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। दुनिया ये देख रही थी कि ये दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं और ये थ्रेशोल्ड्स क्रॉस हो रही हैं। मुझे ये बताया गया है और बड़े जिम्मेदार जराए से बताया गया है, फिर कुछ कोडल फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मैं इस ऐवान में खड़े होकर ये कह सकता हूं कि कभी ये समझा जाता था कि अगर सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल किया गया तो ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होगा, इट कैन एक्सेलरेट टुवर्ड्स न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर को यह समझा जाता था कि ये जो LOC की वायलेशंस होती हैं तो 370, तो ये 2 काम तो हिंदुस्तान कर चुका, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में है, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में है। इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के अंदर अगर हमारे कोई 1-2 मुद्दे गए हैं तो उनमें इस थ्रेशोल्ड का जिक्र है, इट इज डॉक्यूमेंटेड जनाब स्पीकर। तो वो दोनों काम, एक ऐसा शख्स बैठा है वहां पर जिसके नजदीक इनकी कोई अहमियत नहीं थी, उसने ना तो इस तस्वाब राय के हक को तस्लीम किया, उसने ना कश्मीरी अवाम के हक को तस्लीम किया, उसने ना इस बात को माना कि जो लोगों का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ना यूनाइटेड नेशंस के कवानीन को तस्लीम किया। उसने यूनिलेटरली एक चीज उसको हजम होने जा रही थी, वो जो 370 AAA आर्टिकल, उस आर्टिकल के नतीजे में उसने उसका करैक्टर कश्मीर का चेंज करके उसको इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बनाने की अपनी बात को करने के बाद उसको लग रहा था कि शायद मैं ये सिंध-तास भी ऐसे कर लूंगा, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को भी ऐसे ब्रीच कर लूंगा, मैं वहां पर मिसाइल अटैक्स कर दूंगा फॉर फॉल्स एंड फ्रिवलस एंड कॉन्कॉक्टेड एलिगेशंस, मैं वहां पर मिसाइल मारूंगा और मुझे आगे से जवाब नहीं आएगा। जनाब स्पीकर, फिर जो जवाब आया तफसील कैसे है। तसव्वुर किया जाता था कि दुनिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम, एयरबेस सिस्टम, रशियन एयरबेस सिस्टम्स, कई और ममालिक के नाम, कई बड़े बड़े मुल्कों के वो जहाज जिनको नाकाबिल तस्खीर तस्वर किया जाता था। फिर जवाब ऐसा आया कि एयरबेसेस भी तबाह हुई। फिर जवाब ऐसा आया कि वो तमाम बड़े बड़े त्यारे जिन पे घमंड और नाज था वो भी तबाह हुए। और किसने किए? पाकिस्तानी शाहीनों ने किए। कितने वक्त में किए जनाब? कितने वक्त में किए? विद इन 4 आवर्स।
कितना रेडियस काट के आए जिनको अनइंटरप्टेड वो वापस अपने बेसिस पर पहुंचे 400 मील के रेडियस। इज इट एन ऑर्डिनरी थिंग टू बी सेड? नहीं सर, मैं ये मानता हूं कि सबके पीछे एक तदबीर कार फरमा है, इसमें एक हिकमत कार फरमा है। इंसान कुछ भी सोचे, दे से दैट द मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह करीम का फैसला है कि ये मुल्क पाकिस्तान का कयाम, पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से ताबीर है। जनाब स्पीकर, हम अमन के ख्वाह हैं, हम अमन के ख्वाह हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते में पीस की बात करे, पाकिस्तान ट्रेड की बात करे, पाकिस्तान अपने शहरियों के लिए डिविडेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करे। लेकिन इस सारी बात को अगर किसी जगह कमज़ोरी समझा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी की गलतफहमी होगी। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और मैं ज़ीशान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, द वे ही हैज़ आस्क्ड मी टू कम हियर एंड स्पीक। मेरी इस हाउस से ये दरख्वास्त होगी कि जो मैंने आपके सामने बात रखी है, मैं बखील इंसान नहीं हूँ। मैं हक़ाइक़ को हक़ाइक़ के कसौटी पे तोलता हूँ। जो काम पीपल्स पार्टी ने किया मैं उसका मोतरफ़ हूँ, जो काम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया मैं उसका मोतरफ़ हूँ, जो काम इमरान खान साहब ने किया आई विल नॉट शाई टू से, आई विल से इट। बट इन दीज टेस्टिंग टाइम्स जनाब स्पीकर, आज के दिन खुदारा मेरी आपके पूरे मोअज़्ज़ज़ ऐवान से दरख्वास्त होगी, सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ स्पीकर एज कस्टोडियन आई कैन नॉट, बट हियर आई कैन। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, what you are talking is more important than anything else. Trust me ladies and gentlemen, ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज आप उन अफवाज को, उस सलार जनरल नासिर मुनीर को, उस पाक फिजाइया के सरबराह को, ये उनकी जीत है कि किसी, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस टू किसी को मैं कोई कहने के लिए, आज के डिजिटल मीडिया की अहमियत है। अगर आपके किसी साथी ने अच्छा काम किया तो आई अप्रिशिएट दैट, बड़ी बात है, अच्छा किया होगा आपने। बट दिस इज नॉट द सोशल मीडिया वॉर सर, इट हैज बीन एक्चुअली फॉट, ये लड़ी गई। मेरी आपसे दरख्वास्त है द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तानी शुड बी आज पैरामाउंट, इट शुड स्पीक वॉल्यूम्स। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिटेल ऑफ मी एंड यू, not let's get into political partisan positions. Let's rise and shine on this house. आज आप बात करें, पाकिस्तानियत की बात करें। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच।